जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सम्मेलन हुआ है जो कि यूनाइटेड नेशंस का सम्मेलन हुआ है। ये जो सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में हुआ है, जिसमें कि जितने भी वो कंट्रीज़ हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग फोर्सेस में अपने ट्रूप्स को कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका यहाँ पे सम्मेलन है जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा यहाँ पे होस्ट करवाया गया। और दोस्तों, उसी सम्मेलन में जब डॉक्टर जयशंकर साहब यहाँ पे भाषण दे रहे थे तो उन्होंने मौका यहां पे गवाया नहीं, बल्कि उन्होंने उसी मौके का इस्तेमाल करते हुए साफ साफ यूनाइटेड नेशंस को धमकी दे दी इंडिया से बैठे बैठे कि अगर आपने यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो सुधार हैं, अगर आपने इनको नहीं लाया तो उस केस में यूनाइटेड नेशंस का टोटल कोलैप्स यहाँ पर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आज मॉर्निंग की खबर है। डॉक्टर जयशंकर का ये यहाँ पे स्पीच है जो कि सामने आया है। इन्होंने बिना किसी हेजिटेशन के कहा यूनाइटेड नेशंस जो है वो अभी भी 1945 के दौर में फंसा हुआ है और अगर उसमें चेंजेस को नहीं लाया गया तो उसका टोटल कोलैप्स हो जाएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये पूरी की पूरी जो स्पीच इनके द्वारा दी गई थी, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के वेब पेज पे जाएंगे तो वहाँ पर भी वर्ड बाय वर्ड इनकी स्पीच आपको देखने को मिल जाएगी। इवन इन्होंने अपने एक्स हैंडल के माध्यम से भी इस पूरी चीज़ का यहाँ पर एक बहुत ही ब्रीफ सा आइडिया दिया है कि इन्होंने अपनी पूरी स्पीच में क्या बात करी है। वैसे तो मैं डिटेल में इसके बारे में चर्चा करूंगा एंड ऑल्सो क्यों आखिरकार डॉक्टर जयशंकर ये सब बातें कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग एनालिसिस भी करेंगे। लेकिन अगर बहुत ही ब्रीफली जो इनकी पूरी स्पीच का सबसे बड़ा हाईलाइट था, अगर वो मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इन्होंने बहुत ही सिंपल शब्दों में कहा कि जो संस्थाएं समय के साथ बदल नहीं सकती हैं वो अल्टीमेटली बेअसर हो जाती हैं। बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि केवल बेअसर ही नहीं, उसकी विश्वसनीयता भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है और मुश्किल वक्त में फिर पूरे विश्व के पास कोई भी और सहारा नहीं बचता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला दोस्तों यहाँ पे एक कॉन्क्लेव था जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें कुल मिला के 30-32 के आसपास कंट्रीज जो हैं वो शामिल हुई थी। ये वो सारी कंट्रीज हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए अपने सैनिकों को कंट्रीब्यूट करती हैं। एंड इंपॉर्टेंट टू नोट, इसका जो आयोजन था ये इंडियन आर्मी के द्वारा यहाँ पर करवाया गया था। इसी पूरी चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो क्विकली आपको दोस्तों थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। ये पहली बार हमें देखने को मिला है जिसमें यूनाइटेड नेशंस के ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज, जिसको UNTCC के नाम से जानते हैं, इसके चीफ्स का जो कॉन्क्लेव है इसको इंडिया में पहली बार होस्ट किया गया है। ये वाला जो कॉन्क्लेव था 14 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर यानी कि आज दिन तक ये वाला कॉन्क्लेव यहाँ पर चल रहा था। इसको इंडियन आर्मी ने आयोजित किया था एंड मेन बेसिकली मुद्दा ये था कि जो जो कंट्रीज यहाँ पे कर रही हैं, एक तो वो क्या क्या कर रही हैं और इसमें हम कैसे कैसे यहाँ पे इन चीज़ों में सुधार ला सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 मिलिट्री चीफ्स ने पार्टिसिपेशन करी थी और सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स अप्रॉक्सीमेटली 32 कंट्रीज के इसमें यहाँ पे शामिल हुए थे। और इसमें आपको मालूम होगा यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में इंडिया दोस्तों वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है। और उसके अलावा बांग्लादेश, एथियोपिया, नेपाल, कीनिया, इवन रवांडा जो कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बन चुका है, इन सभी कंट्रीज के द्वारा भी पार्टिसिपेशन हमें इंडिया में देखने को मिली थी। ये पूरा का पूरा अगेन आप देख सकते हैं, दिस वाज दी एंटायर कॉन्क्लेव जो कि यहाँ पर हुआ था ना। वहाँ पर यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को लेकर तो कई सारी बातें डिस्कस करी गई, लेकिन जो ज़्यादा अहम बातें जो कि डॉक्टर जयशंकर ने यहाँ पर आकर करी थी, इन्होंने क्लियर कट, सबसे पहले तो मुझे इनका स्टाइल बहुत पसंद है, इन्होंने क्लियर कट बोला कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो अभी भी 1945 के माइंडसेट में फंसा हुआ है। यानी कि जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था ये अभी भी वहीं पे अटके हुए हैं और ये अभी भी 1945 की जो रियलिटीज थी उसी चीज को यूनाइटेड नेशंस आज रिफ्लेक्ट करता है। 2025 की जो रियलिटीज हैं वहां पर यूनाइटेड नेशंस बिल्कुल आसपास भी नहीं आया है। बल्कि मैं अगेन कहूं तो इन्होंने
यूनाइटेड नेशंस को डांटा, जिस तरीके से बोलते हैं ना कि इन्होंने बोला कि 80 साल हो गए हैं और आप लोग अभी तक अपने इस पूरे के पूरे सिस्टम में कोई सुधार नहीं ला पाए। इनका जो स्टेटमेंट था वो देखिए, 80 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम बाय एनी स्टैंडर्ड्स। और यहीं पर इन्होंने उसी बात को फिर से रिपीट किया कि जो भी संस्थान या जो भी संस्थाएं अपने आप को बदलती नहीं हैं, सुधारती नहीं हैं, तो वो अल्टीमेटली इररेलेवेंट हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, उनकी लेजिटिमेसी ख़त्म हो जाती है और मुश्किल समय पे वो कभी भी किसी की हेल्प नहीं कर पाती हैं। आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों, अभी अगर आप देखें रशिया यूक्रेन में जो चल रहा है, मिडल ईस्ट में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ना जाने कितना टाइम हो चुका है, लेकिन वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स अभी तक भी सॉल्व नहीं हुई हैं। बल्कि इन्होंने ये हर बार कुछ ना कुछ नया एक बहुत ही इंप्रेसिव वर्ड लेकर आते हैं और इस बार भी जो नया वर्ड लेकर आए थे, इन्होंने कहा कि पूरा विश्व जो है उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, रिसोर्सेज की कमी चल रही है, ह्यूमन राइट्स की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस अभी भी ग्रिड लॉक्ड है, मतलब कि वो बदलना चाहता ही नहीं है, उसमें चेंजेस यहाँ पर आ ही नहीं रहे हैं। और अल्टीमेटली जो एक चीज़ जो कि रिक्वायर्ड थी उसका भी इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया, इनडायरेक्टली वीटो पावर के बारे में जिक्र किया। आप लोग जानते होंगे कि वीटो पावर जो है वो केवल परमानेंट 5 नेशंस के पास ही देखने को मिलती है, उसको लेकर भी इन्होंने इनडायरेक्टली हिंट किया। इन्होंने कहा कि कल को अगर यूनाइटेड नेशंस बदलना भी चाहे तो प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स इतने ज़्यादा खराब हैं कि वो उसको बदलने ही नहीं देते हैं, कि वाइल मैनी मेंबर्स वो तो यहाँ पे बदलाव चाहते हैं, लेकिन प्रोसेस ही अपने आप में इतना खराब है कि वहाँ पर जो आउटकम्स हैं वो यहाँ पे चेंज हो ही नहीं पाते हैं। बाय द वे आपको बता दूं दोस्तों, ये सिमिलर तरह की चीज़ें इंडिया काफ़ी लंबे टाइम से कह रहा है। जब इंडिया में रुचिरा कंबोज हमारी रिप्रेजेंटेटिव थी यूएन में इंडिया की तरफ से, उन्होंने भी इन मुद्दों को उठाया था। वीटो पावर के मिसयूज़ को लेकर इन्होंने बात करी थी कि 1990 से लेकर भले यूएन हो, भले रशिया हो, भले चाइना हो, इन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा जब इन्होंने वीटो पावर का गलत इस्तेमाल ना किया हो। बल्कि दोस्तों यूनाइटेड नेशंस के सुधार को लेकर एक टाइम पे तो एलॉन मस्क भी यहाँ पर बोल उठे कि हमें आज तक ये समझ नहीं आया कि इंडिया को आखिरकार यूएनएससी में परमानेंट सीट क्यों नहीं दी गई है। खैर, जयशंकर की बातों पे वापस आते हुए इन्होंने दोस्तों अल्टीमेटली ये भी कहा कि रिफॉर्म्स क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले तो परमानेंट और नॉन परमानेंट सीट्स दोनों में ही हमें सुधार लाने की आवश्यकता है। जो अफ्रीका को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई है उसमें हमें चेंजेस लाने की आवश्यकता है। एंड ओवरऑल जो रिफॉर्म प्रोसेस है, यानी कि कोई अगर मान लीजिए कोई बदलाव लाना चाहता है तो फिर उसमें वीटो हो जाती है, उस पूरे के पूरे प्रोसेस को भी चेंज करने की आवश्यकता है, बिकॉज उसी वजह से हम लोग यहाँ पे चेंजेस को नहीं ला पा रहे हैं। बाय द वे दोस्तों, आपको यहाँ बता दूं, इंडिया का जो यहाँ पर केस है कि क्यों इंडिया को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी ही मिलनी चाहिए, उसमें वैसे तो कई सारे इसमें पॉइंट्स आते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा पॉइंट जो आता है, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स द यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस। अगर मैं करंटली बात करूं तो अभी इंडिया नंबर 3 के आसपास चल रहा है। इंडिया से ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो नेपाल और बांग्लादेश के द्वारा किया गया है, लेकिन वो वहाँ पर भी अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूँ पिछले 70 सालों में, तो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 2 लाख से भी ज़्यादा मिलिट्री और पुलिस पर्सोनल हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग मिशंस में इंडिया के द्वारा यहाँ पे दिए गए हैं। इनफैक्ट अगर इसकी आप तुलना करें तो जो P5 कंट्रीज़ हैं, रशिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, इनके द्वारा दोस्तों कंट्रीब्यूशन बिल्कुल ना के बराबर है। अगर आप देखें, फ्रांस है जो कि थोड़ा बहुत यहाँ पे नज़दीक आता है, अदरवाइज तो कोई भी और यहाँ पे P5 का मेंबर ही नहीं है जिसने कि इतना भारी भरकम कंट्रीब्यूशन यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में किया हो। इनफैक्ट नॉट जस्ट दिस, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी हुई, इंडिया की पॉपुलेशन हुई, इंडिया का बढ़ता स्टेचर हुआ ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में। लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके बेसिस पर हमें डेफिनेटली यहाँ पे मेंबरशिप के लिए हम लोग यहाँ पे बात करते रहते हैं। वैसे आपको बता दूँ, इंडिया इज़ नॉट दी ओनली कंट्री, ये कुल मिला के 4 और देश हैं, 3 और देश हैं इंक्लूडिंग इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान, जो कि यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप को यहाँ पे सीख कर रहे हैं। लेकिन आपको साथ में ये भी बता दूं कि एक और ग्रुप दोस्तों बना हुआ है जिसको कॉफ़ी क्लब के नाम से जाना जाता है, जिसमें ऑब्वियसली इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ हैं जो कि यहाँ पर इन 4 कंट्रीज़ को मेंबरशिप देने के हक में नहीं हैं। क्या होगा, हम काफ़ी लंबे टाइम से कवर करते आ रहे हैं, लेकिन आई अगेन रियली लाइक दिस फैक्ट कि डॉक्टर जयशंकर ने मौका गंवाया नहीं, और जब उनको मौका मिला उन्होंने फिर से इस चीज़ का यहाँ पे जिक्र किया। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड